अगली सुबह हैरी को अपने सवाल का जवाब मिल गया। जब हरमाइनी ने अपने दैनिक जादूगर को खोलकर पहले पन्ने पर नजर डाली, तो उसकी चीख निकल गई, जिससे आसपास बैठे विद्यार्थी उसे घूरने लगे। हैरी और रॉन ने एक साथ पूछा, क्या हुआ? जवाब में उसने टेबल पर अखबार फैला दिया और 10 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया, जिनसे पूरा पेज भरा हुआ था। उनमें से 9 जादूगर थे और 10वीं जादूगरनी थी। तस्वीरों में कुछ जादूगर व्यंग से मुस्कुरा रहे थे, बाकी घमंड से अपनी उंगलियां फ्रेम पर ठोक रहे थे। हर फोटो के नीचे जादूगर का नाम और अपराध लिखा था, जिसके लिए उसे अज़्काबान भेजा गया था। एंटोनिन डोलोहोफ इस नाम के ऊपर एक लंबे, पीले, मुड़े हुए चेहरे वाला जादूगर का फोटो था, जो व्यंग्यात्मक तरीके से हैरी की तरफ देख रहा था। उसके नीचे लिखा था, गिडियन और फेबियन प्रूएट की नृशंस हत्या के लिए कैद। एल्गरनॉन रुकवुड इस नाम के ऊपर चेचक के दाग और चिपचिपे बालों वाले एक जादूगर का फोटो था, जो अपने फ्रेम के किनारे से टिका हुआ था तथा उबा हुआ दिख रहा था। उसके नीचे लिखा था, तुम जानते हो कौन को जादू मंत्रालय के रहस्य बताने के लिए कैद। लेकिन हैरी की निगाह जादूगरनी के फोटो की तरफ खींची चली गई। जैसे ही उसने पन्ने को देखा, जादूगरनी का चेहरा उसी पल उसके सामने उभर आया। उसके लंबे काले बाल फोटो में बिखरे हुए और रूखे दिख रहे थे। हालांकि हैरी ने जब उसे पहली बार देखा था, तो वे चिकने, मोटे और चमकदार थे। उसने अपनी भारी पलकों वाली आंखों से हैरी को गुस्से से देखा और उसके पतले मुंह के चारों तरफ एक अक्खड़, तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। सीरियस की तरह ही यहाँ भी बहुत अच्छे चेहरे के अवशेष दिख रहे थे, लेकिन किसी चीज ने, शायद अज़्काबान ने, उसकी सुंदरता छीन ली थी। बेllatrix लेस्ट्रेंज फ्रैंक और एलिस लॉन्गबॉटम को यातना देने तथा उन्हें स्थायी रूप से अक्षम करने के लिए कैद। हरमाइनी ने हैरी को कोनी मारी और फोटोग्राफ्स के ऊपर लिखी हेडलाइन की तरफ इशारा किया। बेllatrix पर ध्यान केंद्रित होने के कारण हैरी अब तक उस हेडलाइन को नहीं पढ़ पाया था। अज़्काबान जेल से सामूहिक फरारी। मंत्रालय को अंदेशा है कि ब्लैक फरार प्राण पक्षियों का प्रेरणा स्रोत है। ब्लैक? हैरी ने जोर से कहा। नहीं। श्श! हरमाइनी ने हताशा से फुसफुसाया। इतनी जोर से नहीं, इसे पढ़ तो लो। जादू मंत्रालय ने कल देर रात यह खबर दी है कि अज़्काबान से कई कैदी एक साथ फरार हो गए हैं। जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज ने अपने प्राइवेट ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि 10 अति सुरक्षा वाले कैदी कल शाम को अज़्काबान से भाग निकले हैं। इन कैदियों के खतरनाक रिकॉर्ड के बारे में वे मगलू प्रधानमंत्री को जानकारी दे चुके हैं। फज ने कल रात को कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम 2.5 साल पहले की ही स्थिति में आ गए हैं, जब हत्यारा सीरियस ब्लैक फरार हो गया था। हम ऐसा मानते हैं कि फरार होने की ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इतने बड़े पैमाने पर हुई फरारी में बाहरी मदद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्लैक अज़्काबान से भागने वाला पहला कैदी था और वह इस काम में दूसरों की मदद कर सकता है। फरार होने वाले में ब्लैक की कजिन बेllatrix लेस्ट्रेंज भी शामिल है और हमें लगता है कि अपराधी ब्लैक को अपना लीडर मानते होंगे। बहरहाल, हम अपराधियों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और जादूगर समुदाय से चौकस तथा सावधान रहने का आग्रह करते हैं। किसी भी स्थिति में इन अपराधियों से कोई संपर्क नहीं किया जाना चाहिए। रॉन ने आश्चर्य से कहा, देखो हैरी, इसलिए वो कल रात को खुश था। हैरी गुर्राया, मुझे यकीन नहीं होता है कि फज इस सामूहिक फरारी के लिए सीरियस पर दोष मढ़ रहे हैं। उनके पास और रास्ता भी क्या है? हरमाइनी ने कटुता से कहा। वे ये तो नहीं कह सकते। माफ करना, डंबलडोर ने मुझे चेतावनी दी थी कि ऐसा हो सकता है। डंबलडोर ने कहा था कि अज़्काबान के पहरेदार और वोल्डेमॉर्ट के दल में शामिल हो सकते हैं। इस नाम से डरना छोड़ो रॉन। और अब वोल्डेमॉर्ट के सबसे प्रबल समर्थक भी भाग गए हैं। मेरा मतलब है, फज पिछले 6 महीने से सबको बता रहे हैं कि तुम और डंबलडोर झूठे हो, है ना? हरमाइनी ने अखबार पलटा और अंदर के पन्ने की रिपोर्ट पढ़ने लगी, जबकि हैरी बड़े हॉल में चारों तरफ देखने लगा। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथी विद्यार्थी भयभीत क्यों नहीं है, या कम से कम पहले पन्ने पर छपी भयंकर खबर पर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह था कि बहुत कम विद्यार्थी हरमाइनी की तरह हर दिन अखबार लेते थे, इसलिए वे सभी होमवर्क और क्विडिच जैसी चीजों के बारे में बातें कर रहे थे, जबकि इन दीवारों के बाहर 10 और प्राणभक्षी वोल्डेमॉर्ट के दल में शामिल हो चुके थे। उसने स्टाफ टेबल पर नजर डाली। वहां पर कहानी अलग थी। डंबलडोर प्रोफेसर मैगोनिकल के साथ गहरी चर्चा में डूबे हुए थे और बहुत गंभीर दिख रहे थे। प्रोफेसर स्प्राउट दैनिक जादूगर को केचप की बोतल से टिकाकर पहले पन्ने को इतनी तालीमता से पढ़ रही थी कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उनके स्थिर चम्मच से अंडे का पीला हिस्सा धीरे धीरे उनकी गोद में टपक रहा था।
इस दौरान टेबल के दूसरे सिरे पर प्रोफेसर अम्बरीश विद्यार्थियों को नहीं खोज रही थी। दलिया निगलते समय उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थी और बीच-बीच में वे उस तरफ दुष्ट दृष्टि से देख रही थी जहां डंबलडोर और मैगोनिकल तालीनता से बातें कर रहे थे। ओह, हरमाइनी ने अखबार को घूरते हुए कहा। अब क्या हुआ? हैरी ने जल्दी से पूछा। वह आशंकित महसूस कर रहा था। यह यह तो भयंकर है, हरमाइनी ने कहा। वो बहुत सदमे में दिख रही थी। उसने अखबार के 10 नंबर पेज को मोड़कर हैरी तथा रॉन को दे दिया। जादू मंत्रालय के कर्मचारी की दुखद मृत्यु। सेंट मंगोज अस्पताल में कल जादू मंत्रालय के कर्मचारी 49 वर्षीय बॉड्रिक पोर्ट का निधन हो गया। वे अपने पलंग पर मृत पाए गए। एक गमले में लगे पौधे ने उनका गला घोंट दिया था। घटनास्थल पर पहुंचे उपचारक मिस्टर बोर्ड को दोबारा जीवित नहीं कर पाए, जो अपनी मृत्यु के कुछ सप्ताह पहले ऑफिस में हुए एक हादसे में घायल हो गए थे। अस्पताल ने इस घटना की पूरी जांच के आदेश दे दिए हैं। उपचारक मिरियम स्ट्राउड घटना के वक्त मिस्टर बोर्ड के वार्ड की प्रभारी थी और उन्हें पूरी तनख्वाह के साथ निलंबित कर दिया गया है। वे कल टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकी, लेकिन अस्पताल के एक जादूगर प्रवक्ता ने यह बयान दिया। सेंट मंगोज को मिस्टर बोर्ड की मृत्यु का गहरा अफसोस है, जिनकी सेहत इस दुखद घटना के पहले लगातार सुधर रही थी। वार्डों की सजावट के बारे में हम सख्त निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उपचारक स्ट्राउट ने क्रिसमस की व्यस्तता के चलते मिस्टर बोर्ड के पलंग के पास वाली टेबल पर रखे पौधे के खतरों को नजरअंदाज कर दिया। जब मिस्टर बोर्ड के बोलने और हिलने डुलने में सुधार हुआ तो उपचारक स्ट्राउट ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वह उस पौधे की देखभाल खुद करें। उसे यह एहसास ही नहीं था कि यह पौधा मासूम फ्लिटवर ब्लूम नहीं था, बल्कि लड़ाकू पेड़ की कलम थी। जैसे ही मिस्टर बोर्ड ने उसे छुआ, उसने तत्काल उनका गला दबा दिया। सेंट मंगोज अब तक यह नहीं पता लगा पाया है कि वार्ड में उस पौधे को किसने पहुंचाया। जादूगर समुदाय से आग्रह है कि अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी हो तो वे मदद के लिए आगे आए। बोर्ड, रॉन ने कहा। बोर्ड, इस नाम से घंटी सी बजती है। हमने उसे देखा था, हरमाइनी फुसफुसाई। सेंट मंगोज में, याद है? वह लॉकहार्ट के सामने वाले पलंग पर था और छत की तरफ घूरे जा रहा था, और हमने लड़ाकू पेड़ को भी कमरे में आते देखा था। उपचारक ने कहा था कि यह क्रिसमस का तोहफा था। हैरी ने दोबारा खबर की तरफ देखा। उसके गले में दहशत की भावना उठ रही थी। ऐसा कैसे हुआ कि हम लड़ाकू पेड़ को नहीं पहचान पाए? हमने इसे पहले भी देखा था। हम इस घटना को रोक सकते थे, रॉन तीखी आवाज में बोला। किसे उम्मीद थी कि लड़ाकू पेड़ गमले के पौधे के रूप में छिपकर अस्पताल में आ जाएगा? यह हमारी गलती नहीं है। जिसने भी उसे वो पौधा भिजवाया था, गलती तो उसी की है। वह सचमुच मूर्ख होगा जिसने इतनी भी जांच नहीं की कि वो क्या खरीद रहा था। ओह, छोड़ो भी रॉन, हरमाइनी ने हिलते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाकू पेड़ को गमले में लगा देगा और उसे यह एहसास नहीं होगा कि इसे छूने वाले व्यक्ति को मारने की कोशिश करेगा। यह तो हत्या है, बहुत ही चतुराई से की गई हत्या। अगर पौधे को किसी गुमनाम तरीके से भेजा गया था तो कैसे पता चल पाएगा कि यह काम किसने किया था? हैरी लड़ाकू पेड़ के बारे में नहीं सोच रहा था। वह तो उस दिन को याद कर रहा था जब वह सुनवाई वाले दिन मंत्रालय में नवे गलियारे तक लिफ्ट से नीचे जा रहा था और एक पीले चेहरे वाला आदमी एट्रियम से अंदर आया था। उसने धीरे से कहा, मैं बोर्ड से मिला था। मैंने उसे मंत्रालय में तुम्हारे डैडी के साथ देखा था। रॉन का मुंह खुला रह गया। मैंने डैडी के मुंह से उसके बारे में सुना था। वे चुप्पे थे, रहस्यमय विभाग में काम करते थे। उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। हरमाइनी ने अखबार अपनी तरफ खींचकर बंद किया। एक पल के लिए सामने के पन्ने पर 10 भगोड़े प्राण पक्षियों के फोटो को गुस्से से घूरा और फिर उछलकर खड़ी हो गई। रॉन ने हैरानी से कहा, तुम कहाँ चल दी? एक चिट्ठी भेजने, हरमाइनी ने अपने बैग को कंधे पर लटकाते हुए कहा। अच्छा, मैं नहीं जानती कि, लेकिन यह कोशिश करनी ही चाहिए और यह काम मैं ही कर सकती हूँ। इसकी इसी हरकत से मुझे चिढ़ होती है, रॉन बड़बड़ाया। जब वह और हैरी टेबल से उठकर बड़े हॉल से बाहर निकलने लगे। वह क्या करने वाली है ये बताने में वो मर तो नहीं जाएगी। इसमें उसे बस 10 सेकंड ही तो लगेंगे। अरे हैग्रिड प्रवेश हॉल के दरवाजे के पास खड़ा था और चीलघात के विद्यार्थियों की भीड़ के निकलने का इंतजार कर रहा था। अब भी वह उतनी ही बुरी तरह घायल था जितना कि दानवों के पास से लौट कर आने वाले दिन था। आज उसकी नाक पर एक नया घाव था। तुम दोनों ठीक तो हो? हैग्रिड ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द भरा भाव उभर आया। तुम ठीक हो हैग्रिड? हैरी ने पूछा और उसके पीछे पीछे चल दिया जब हैग्रिड चीलघात के विद्यार्थियों के पीछे चलने लगा। ठीक है,
हैग्रिड ने हवाई अंदाज में कहा। उसने एक हाथ लहराया जिससे पास से निकल रहे प्रोफेसर वेक्टर डर गए क्योंकि उनका सिर बाल बाल बचा था। बस व्यस्त थे, हमेशा के काम, पढ़ाई की तैयारी, सैलेमेंडस की खाल सड़ रही थी और हम प्रोबेशन पर हैं। वह बुदबुदाया। तुम प्रोबेशन पर हो? रॉन ने बहुत जोर से कहा, जिससे पास से गुजर रहे कई विद्यार्थी जिज्ञासा से उधर देखने लगे। रॉन फुसफुसाया, माफ करना, मेरा मतलब है तुम प्रोबेशन पर हो? हाँ, हैग्रिड ने कहा। सच कहे तो हमें यही उम्मीद थी। तुम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हम जानते हैं कि इंस्पेक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। खैर, उसने गहरी आ भरी। अच्छा रहेगा कि हम जाकर उस सैलेमेंडर पर थोड़ी मिर्च का पाउडर मल दे, वरना उनकी पूंछ लटक जाएगी। मिलते हैं हैरी, रॉन। वो सामने के दरवाजे से निकला और पत्थर की सीढ़ियां उतरकर नम मैदान की तरफ चला गया। हैरी उसे जाते हुए देखता रहा और यह सोचता रहा कि उसे जाने कितनी बुरी खबरें झेलनी पड़ेंगी। हैग्रिड प्रोबेशन पर था। यह बात अगले कुछ दिनों में पूरे स्कूल को पता चल गई। हैरी इस बात पर नाराज था कि कोई भी इससे परेशान नहीं दिख रहा था। दरअसल कुछ विद्यार्थी तो बहुत ही खुश दिख रहे थे, जिनमें ड्रेको मैलफॉय का नाम सबसे ऊपर था। जहां तक सेंट मंगोस के रहस्य विभाग के कर्मचारी की असामान्य मौत का सवाल था, सिर्फ हैरी, रॉन और हरमाइनी ही इस बारे में जानते थे या परवाह करते थे। गलियारों में अब बातचीत का सिर्फ एक ही विषय था, 10 फरार प्राणभक्षी, जिनकी कहानी अखबार पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों के माध्यम से आखिरकार पूरे स्कूल में फैल गई थी। इस तरह की अफवाह फैल रही थी कि कुछ फरार कैदी हॉग्समीड में दिखे हैं, कि वे चीखती हवेली में छिपे हुए हैं और हॉगवर्ट्स में घुसने वाले हैं, जैसे सीरियस ब्लैक ने एक बार किया था। जादूगर परिवारों के बच्चे इन प्राणभक्षियों का नाम बचपन से सुनते आ रहे थे। इनका नाम वोल्डेमॉर्ट जितनी ही दहशत से लिया जाता था। वोल्डेमॉर्ट की दहशत के युग में उन्होंने जो जुर्म किए थे वे बहुत संगीन थे। उन्होंने हॉगवर्ट्स के कई विद्यार्थियों के रिश्तेदारों को मार डाला था। गलियारों में चलते समय इन विद्यार्थियों को अब दिलचस्पी से देखा जाने लगा था, हालांकि वे इसे पसंद नहीं करते थे। सूजन बोन्स के अंकल, आंटी और कजिन को इन्हीं 10 प्राणभक्षियों में से एक ने मारा था। उसने एक दिन जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास में दुखी होकर कहा कि उसे अब समझ में आ रहा है कि हैरी को कैसा महसूस होता होगा। मैं नहीं जानती कि तुम इसे कैसे झेल लेते हो, यह भयंकर है, उसने साफ साफ कह दिया और अपने स्क्रीच स्नेप के बीजों की ट्रे पर बहुत ज्यादा ड्रैगन की खाद डाल दी, जिससे वे बेचैन होकर कसमसाने और चिल्लाने लगे। यह सच था कि इन दिनों विद्यार्थी गलियारों में हैरी की तरफ देखकर कुछ ज्यादा ही बातचीत और इशारे कर रहे थे। बहरहाल इन कानूफूसियों के अंदाज में थोड़ा फर्क था। वे अब शत्रुतापूर्ण नहीं बल्कि जिज्ञासापूर्ण थी। एक दो बार उसने बातचीत के जो अंश सुने, उससे उसे पता चला कि विद्यार्थी दैनिक जादूगर में छपे स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे कि 10 प्राणभक्षी अज़्काबान की कैद से कैसे और क्यों भागे थे। दुविधा तथा डर के कारण उन्हें शंका होने लगी थी। अब वे मानने लगे थे कि हैरी और डंबलडोर पिछले साल जो बता रहे थे शायद वही सच है। सिर्फ विद्यार्थियों की ही मनोदशा में बदलाव नहीं हुआ था। यह बहुत सामान्य बात हो गई थी कि 2-3 टीचर्स गलियारों में धीरे धीरे महत्वपूर्ण बातचीत में मशगूल नजर आते थे। जैसे ही वे विद्यार्थियों को आते देखते थे, वे चुप हो जाते थे। जाहिर है वे अब स्टाफ रूम में खुलकर बात नहीं कर सकते। वहां पर अमृत जो है, हरमाइनी ने धीमी आवाज में कहा, जब वह, हैरी और रॉन एक दिन प्रोफेसर मैगोनिकल, फेल्टविक और स्प्राउट के पास से गुजरे, जो सम्मोहन के क्लासरूम के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। रॉन ने तीनों टीचर्स को मुड़कर देखते हुए कहा, लगता है उन्हें कोई नई बात पता चली है। अगर उन्हें पता चली भी हो तो भी वे हमें नहीं बताएंगे, है ना? हैरी ने गुस्से से कहा। उस आदेश के बाद तो नहीं, जिसका नंबर जाने क्या है। अज़्काबान से कैदियों के भागने की खबर के बाद वाली सुबह को हाउसों के नोटिस बोर्ड पर एक नया नोटिस लग गया था। हॉगवर्ट्स के सर्वोच्च प्रशासक के आदेश से सभी टीचर्स को प्रतिबंधित किया जाता है कि वे विद्यार्थियों को ऐसी कोई जानकारी नहीं दें जो उनके विषय से संबंधित न हो। यह शैक्षणिक कानून क्रमांक 26 के अनुपालन में है। हस्ताक्षर डेलोरेस जेन अम्ब्रिज, सर्वोच्च प्रशासक। इस आदेश का विद्यार्थियों ने खूब मजाक उड़ाया। ली जॉर्डन ने अम्ब्रिज का ध्यान इस ओर दिलाया कि नए नियम की शर्त के अनुसार वे फ्रेड और जॉर्ज को क्लास के पीछे बैठकर एक्सप्लोडिंग स्नैप खेलने से नहीं रोक सकती हैं। एक्सप्लोडिंग स्नैप का गुप्त कलाओं से रक्षा से कोई संबंध नहीं है प्रोफेसर, वो आपके विषय से संबंधित जानकारी नहीं है।
जब हैरी ने अगली बार ली को देखा तो उसके हाथ के पिछले हिस्से से बुरी तरह खून बह रहा था। हैरी ने उसे मर्ल टेप काढ़े का मरहम लगाने का सुझाव दे दिया। हैरी को लगा था कि अज़्काबान से कैदियों के भागने के बाद अम्बridge थोड़ी ढीली पड़ जाएंगी। उसे लग रहा था कि उसे इस भयंकर घटना पर शर्म आएगी जो उनके चहेते फज की नाक के नीचे हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इससे उनकी यह इच्छा और प्रबल हो गई थी कि वे पूरे हॉगवर्ट्स पर नियंत्रण कर ले। लग रहा था जैसे वे कम से कम एक टीचर को निकालने का संकल्प कर चुकी थी। अब इकलौता सवाल यह था कि पहले कौन जाएगा, प्रोफेसर ट्रेलॉनी या हैग्रिड। ज्योतिष और जादुई प्राणियों की देखभाल की हर क्लास में अम्बridge और उनका क्लिपबोर्ड दिखने लगा। वे मीनार के खुशबूदार धुएं के बीच आग के आसपास मंडराती रहती थी और बीच बीच में प्रोफेसर ट्रेलॉनी को टोकती रहती थी। वे प्रोफेसर ट्रेलॉनी की आवेशपूर्ण बातों के बीच में उनसे पक्षी विज्ञान और पशु विज्ञान के बारे में मुश्किल सवाल पूछने लगती थी। वे तो इस बात पर भी जोर देती थी कि विद्यार्थियों के जवाब देने से पहले ही वे उनके जवाबों के बारे में भविष्यवाणी करें। वे प्रोफेसर ट्रेलॉनी से भाग्य दर्पण, चाय की पत्तियों और करामाती पत्थरों में अपनी निपुणता साबित करने को कहती थी। हैरी को लग रहा था कि प्रोफेसर ट्रेलॉनी इतने दबाव से जल्दी ही टूट जाएंगी। उसने गलियारों में उन्हें कई बार देखा था। यह अपने आप में बहुत असामान्य घटना थी क्योंकि वे आमतौर पर अपने मीनार वाले कमरे में ही रहती थी। वे बुरी तरह बड़बड़ाती रहती थी, अपने हाथ मलते हुए मुड़ मुड़ कर दहशत से देखती थी और उनके पास से कुकिंग शेरी की जोरदार बदबू आती थी। अगर हैरी हैग्रिड के बारे में इतना चिंतित नहीं होता तो उसे उनकी हालत पर अफसोस होता, लेकिन अगर उनमें से किसी एक को नौकरी से निकाला जाने वाला था तो हैरी की राय स्पष्ट थी कि हॉगवर्ट्स में किसे रहना चाहिए। दुर्भाग्य से हैग्रिड का प्रदर्शन भी ट्रेलॉनी से बेहतर नहीं था। हालांकि वह हरमाइनी की सलाह पर चल रहा था और क्रिसमस के पहले उसने उन्हें क्रब से ज्यादा डरावना कोई प्राणी नहीं दिखाया था। मुड़ी हुई पूंछ को छोड़कर यह प्राणी जैक रसेल टेरियर जैसा ही दिखता था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वह बुरी तरह विचलित था और क्लास के दौरान डरा डरा रहता था। वह बार बार अपनी बातों का और छोर भूल जाता था। वह सवालों के गलत जवाब दे रहा था और हर समय अम्बridge को परेशानी से देखता रहता था। उसने हैरी, रॉन और हरमाइनी से खुद को दूर कर लिया था तथा अंधेरे के बाद मिलने आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने उनसे साफ साफ कह दिया था, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो हम सभी की गर्दन फंस जाएगी। वे लोग उसकी नौकरी को जोखिम में डालने का कोई काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे शाम को उसके केबिन की तरफ जाने से बचते रहे। हैरी को लग रहा था कि अम्बridge धीरे धीरे उसे हर चीज से महरूम कर रही थी जिनके कारण हॉगवर्ट्स में रहना मजेदार था। हैग्रिड के केबिन की यात्रा, सीरियस की चिट्ठियां, उसकी फायरबोल्ट और क्विडिच। उसके पास प्रतिशोध लेने का बस एक ही तरीका था, वह डीए में दुगनी मेहनत करने लगा। हैरी यह देखकर खुश था कि 10 प्राणभक्षियों के फरार होने की खबर के बाद सभी विद्यार्थी कड़ी मेहनत करने लगे थे, यहाँ तक कि ज़कारियस स्मिथ भी। लेकिन सबसे ज्यादा सुधार तो नेविल में हुआ था। उसके माता पिता के हमलावरों के भागने की खबर से उसमें एक अजीब और थोड़ा दहशत भरा परिवर्तन हुआ था। उसने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वह सेंट मंगोस के वार्ड में हैरी, रॉन और हरमाइनी से मिला था, इसलिए उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वे भी इस बारे में चुप्पी साधे थे। न ही उसने बेllatrix और उसके क्रूर साथियों के भागने के बारे में कुछ कहा। सच तो यह था कि नेविल डीए की मीटिंगों में अब बहुत कम बोलता था, लेकिन वह हैरी के सिखाए हर नए मंत्र और प्रतिकारक मंत्र पर जमकर मेहनत करता था। उसका मोटा चेहरा एकाग्रता में भीग जाता था और वह चोटों या दुर्घटनाओं की परवाह किए बिना मेहनत करता रहता था। उसमें इतनी तेजी से सुधार हो रहा था कि देखकर डर लगता था। जब हैरी ने छुटपुट मंत्रों को हमलावर की तरफ पलटने वाला कवच सम्मोहन सिखाया तो सिर्फ हरमाइनी ही उसे नेविल से ज्यादा जल्दी सीख पाई। नेविल डीए की मीटिंगों में जितना प्रगति कर रहा था उतनी हैरी गुप्त विद्या में नहीं कर पा रहा था। स्नेप के साथ हैरी की प्रैक्टिस शुरुआत से ही बुरी थी और उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। उल्टे हैरी को तो लग रहा था कि हर सबक के बाद उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब होती जा रही थी। गुप्त विद्या सीखने से पहले उसका निशान कभी कभार ही दुखता था। ऐसा आमतौर पर रात को होता था या तब होता था जब वह लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के विचारों या मनोदशा की अजीब झलक महसूस करता था। बहरहाल अब उसका निशान हर वक्त दुखता रहता था। अक्सर उसे अजीब सी चिढ़ या खुशी का एहसास होता था जिसका उसके साथ हो रही तात्कालिक घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता था। ऐसे समय उसके माथे में हमेशा तेज दर्द होने लगता था। उसे यह भयंकर एहसास हो रहा था कि वह धीरे धीरे एक तरह का एंटीना बनता जा रहा था जो वोल्डेमॉर्ट के मूड में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को पकड़ लेता था। उसे यकीन था कि उसकी अति संवेदनशीलता गुप्त विद्या के प्रशिक्षण के बाद से ही शुरू हुई है।
यही नहीं, अब वो लगभग हर रात को सपने में रहस्यमय विभाग के गलियारे में जाने लगा था। सपनों के आखिर में वो हमेशा उस काले दरवाजे को हसरत से ताकता रहता था। जब हैरी ने यह बात हरमाइनी को और रॉन को बताई, तो हरमाइनी चिंतित होते हुए बोली, शायद यह किसी तरह की बीमारी है, बुखार या ऐसी ही कोई चीज। हो सकता है यह पहले बिगड़ती और उसके बाद ठीक होती हो। स्नेप के साथ गुप्त विद्या के अभ्यास से तो हालत बिगड़ रही है, हैरी ने सपाट लहजे में कहा। मैं निशान के दुखने से तंग आ गया हूँ और हर रात को उस गलियारे में चलते चलते बोर हो गया हूँ। उसने गुस्से में आकर अपना माथा मला। काश वह दरवाजा खुल जाए, मैं उसे ताकते ताकते परेशान हो गया हूँ। हरमाइनी ने तीखे स्वर में कहा, यह हंसी की बात नहीं है हैरी। डंबलडोर नहीं चाहते हैं कि तुम उस गलियारे के बारे में सपने देखो, वरना वे स्नेप से गुप्त विद्या नहीं सिखवाते। तुम्हें इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, हैरी ने परेशान होकर कहा। तुम इसे कभी करके देखो, जब स्नेप तुम्हारे दिमाग के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हो। यह छोटी मोटी बात नहीं है। शायद, रॉन ने धीरे से कहा। शायद क्या? हरमाइनी ने तेजी से पूछा। शायद यह हैरी की गलती नहीं है कि वो अपना दिमाग बंद नहीं कर पा रहा है, रॉन ने रहस्यमय अंदाज में कहा। हरमाइनी ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, शायद स्नेप हैरी की मदद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हैरी और हरमाइनी उसे घूरने लगे। रॉन उनकी तरफ अर्थपूर्ण निगाह से देख रहा था। शायद, उसने दोबारा धीमी आवाज में कहा, वे हैरी के दिमाग को थोड़ा और खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम जानते हो कौन आसानी से। चुप रहो रॉन, हरमाइनी ने गुस्से से कहा। तुमने स्नेप पर पहले भी 1000 बार शक किया है, लेकिन तुम्हारा शक कभी भी सही साबित नहीं हुआ। यह काफी होना चाहिए कि डंबलडोर को उन पर भरोसा है और वे मायापंछी के समूह में काम करते हैं, रॉन ने हठी अंदाज में कहा। स्नेप कभी प्राण बख्शी थे और हमें अब तक यह नहीं पुख्ता सबूत मिला है कि उन्होंने सचमुच पाला बदल लिया है, हरमाइनी ने जवाब दिया। डंबलडोर उन पर भरोसा करते हैं और अगर हम डंबलडोर पर भरोसा नहीं कर सकते तो किसी पर भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चिंताएं और बहुत सारे काम थे। होमवर्क अविश्वसनीय तेजी से बढ़ गया था। 5th ईयर के विद्यार्थी अक्सर आधी रात के बाद तक होमवर्क करते रहते थे। होमवर्क के अलावा डीए की खुफिया मीटिंगें और स्नेप का प्रशिक्षण था। इन सभी बातों में जनवरी बड़ी तेजी से गुजर गया। हैरी को पता चल पाए इससे पहले ही फरवरी आ गया। उसके साथ ही ज्यादा गर्म मौसम भी आ गया और उस सत्र की हॉग्समीड जाने की दूसरी यात्रा भी। चो के सामने हॉग्समीड चलने का प्रस्ताव रखने के बाद से हैरी को चो से बातचीत करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन अचानक उसके सामने ये सवाल आ गया कि वह उसके साथ पूरा वैलेंटाइन डे कैसे बिताएगा। 14 तारीख की सुबह वो बड़े ध्यान से तैयार हुआ। वह और रॉन उल्लुओं के आने के समय नाश्ता करने पहुंचे। हेडविग वहां नहीं थी और हैरी को उसके आने की उम्मीद भी नहीं थी। टेबल पर बैठते समय उसने देखा कि हरमाइनी एक अपरिचित भूरे उल्लू की चोंच से चिट्ठी निकाल रही थी। समय भी हो गया था, अगर वह आज नहीं आती, उसने कहा और उत्सुकता से लिफाफा फाड़कर एक छोटा सा चंपत्र बाहर निकाला। उसकी आंखें तेजी से संदेश पर दौड़ी और उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। उसने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, सुनो हैरी, ये सचमुच महत्वपूर्ण बात है। क्या तुम मुझसे दोपहर के समय 3 ब्रूमस्टिक में मिल सकते हो? क्या पता, हैरी ने अनिश्चितता से कहा। जो उम्मीद कर रही होगी कि मैं पूरा दिन उसके साथ बिताऊं। हमारे बीच में इस बारे में बातचीत नहीं हुई कि हम क्या करने वाले हैं। अगर लाना पड़े तो उसे भी साथ ले आना, हरमाइनी ने व्यग्रता से कहा। लेकिन तुम जरूर आना। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्यों? मेरे पास अभी बताने का समय नहीं है, मुझे इसका जल्दी से जवाब देना है। इतना कहकर वह तेजी से बड़े हॉल से निकल गई। उसके एक हाथ में चिट्ठी थी और दूसरे हाथ में टोस्ट का टुकड़ा था। तुम चल रहे हो? हैरी ने रॉन से पूछा, लेकिन उसने उदास होकर अपना सिर हिला दिया। मैं हॉग्समीड बिल्कुल नहीं आ सकता। एंजेलिना पूरे दिन प्रैक्टिस करवाना चाहती है, जैसे इससे कोई मदद मिलेगी। हमारी टीम जितनी बुरी है उतनी मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हें स्लोपर और कर्क को देखना चाहिए, वे बहुत बुरे हैं, मुझसे भी बुरे। उसने बहुत लंबी आ भरी। क्या पता एंजेलिना मुझे इस्तीफा क्यों नहीं देने देती है, हैरी ने चिढ़कर कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जब फॉर्म में होते हो तो अच्छा खेलते हो। रॉन के प्रति सहानुभूति दिखाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह मेहनतकश के खिलाफ होने वाली आगामी मैच में खेलने की कोई भी कीमत देने को तैयार था। रॉन हैरी की भावनाएं समझ गया, इसलिए उसने नाश्ते के दौरान क्विडिच का दोबारा जिक्र नहीं किया। इसके बाद दोनों ने थोड़े ठंडेपन से एक दूसरे से विदा ली।
रॉन क्विडिच पिच की तरफ बढ़ गया और हैरी चाय की चम्मच के पीछे अपना प्रतिबिंब देखते हुए अपने बाल सीधे करने की कोशिश करने लगा। फिर वह जो से मिलने के लिए अकेला ही प्रवेश हॉल की तरफ चल दिया। वो बहुत घबरा रहा था और सोच रहा था कि वह उससे आखिर किस विषय पर बात करेगा। जो बलूत की लकड़ी के सामने वाले दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसके बाल एक लंबी पोनी टेल में बंधे थे। जब हैरी उसकी तरफ बढ़ा तो उसे अपने पैर शरीर से ज्यादा लंबे लग रहे थे। उसे अचानक यह भी एहसास हुआ कि उसके झूलते हुए हाथ कितने गड़बड़ दिख रहे होंगे। हाय, जो ने धीरे से हाँफते हुए कहा। हाय, हैरी ने कहा। वे एक पल के लिए एक दूसरे को एकटक देखते रहे। फिर हैरी बोला, अच्छा तो चले। ओह हाँ। वे उन लोगों की कतार में शामिल हो गए जिन्हें फिल्च साइन करके बाहर जाने दे रहा था। वे एक दूसरे की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। खुली हवा में पहुंचकर हैरी ने चैन की सांस ली। खड़े होकर अजीब दिखने के बजाय खामोशी से साथ साथ चलना ज्यादा आसान था। जब वे क्विडिच स्टेडियम के पास से निकले तो हैरी ने देखा कि रॉन और जिनी दर्शक दीर्घा के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। बड़ी हसरत से उसने सोचा कि वह वहां पर उनके साथ क्यों नहीं था। जो ने कहा, तुम्हें क्विडिच की बहुत याद आती होगी, है ना? हैरी ने मुड़कर देखा। जो उसे देख रही थी। हाँ, हैरी ने भरी। आती है। जो ने हैरी से पूछा, याद है जब हम थर्ड ईयर में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेले थे? हाँ, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरा रास्ता रोक लिया था और वुड ने तुमसे कहा था कि तुम शराफत छोड़ दो और मुझे झाड़ू पर से गिरा दो। जो ने कहा और याद करते हुए मुस्कुराई। मैंने सुना है कि वो प्राइड ऑफ पोट्री नाम की टीम में खेल रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं, वह पडमिलियर यूनाइटेड टीम से खेल रहा है। पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान वो मुझे मिला था। ओह, मैंने भी तुम्हें वहां देखा था, याद है? हम लोग एक ही कैंप साइट पर थे। वर्ल्ड कप अच्छा था, है ना? क्विडिच वर्ल्ड कप का विषय थोड़ी देर तक चलता रहा और उन्हें गेट से बाहर तक ले गया। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो से बात करना कितना आसान था। दरअसल उतना ही आसान जितना कि रॉन और हरमाइनी से बात करना था। उसे अभी आत्मविश्वास और खुशी का एहसास हुआ ही था कि तभी नागशक्ति की लड़कियों का एक बड़ा झुंड उसके पास से गुजरा, जिसमें पेंसी पाकिस्तान भी थी। पॉटर और चैंग, पेंसी बाकी लड़कियों की खीखी के बीच में चीखी। ओह चैंग, मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं लगी। कम से कम डिगोरी अच्छा तो दिखता था। लड़कियां तेजी से आगे चली गईं। वे बीच बीच में मुड़कर हैरी और चो को देखती जा रही थी। इसके साथ ही वे बोलती और चीखती भी जा रही थी। चो और हैरी के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। हैरी को क्विडिच के बारे में कोई और बात नहीं सूझी। उधर चो का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह अपने पैरों की तरफ देखती रही। हॉग्समीड में दाखिल होते ही हैरी ने पूछा, तो कहाँ चले? हाई स्ट्रीट विद्यार्थियों से भरी थी जो फुटपाथ पर चलते समय दुकानों के कांच के अंदर झांक रहे थे। ओ, कहीं भी चलते हैं, चो ने कंधे उचकाते हुए कहा। पहले दुकानों पर नजर डाल लें। वे दरवेश और बेंजिन्स की तरफ गए। उनकी विंडो पर एक बड़ा पोस्टर लगा था जिसे हॉग्समीड के कुछ लोग देख रहे थे। हैरी और चो के पास पहुंचने पर वे एक तरफ हट गए। सामने 10 फरार प्राणभक्षियों की तस्वीर लगी थी। जादू मंत्रालय के आदेश से छपे इस पोस्टर में यह ऐलान किया गया था कि जो जादूगरनी या जादूगर इनमें से किसी फरार कैदी को पकड़ने के बारे में जानकारी देगा तो उसे 1000 गैलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। यह अजीब है ना? चो ने प्राणभक्षियों की तस्वीर को देखते हुए कहा। याद है जब सीरियस ब्लैक भागा था तो उसकी तलाश में दम पिशाच पूरे हॉग्समीड में मंडरा रहे थे और अब 10 प्राणभक्षियों के फरार होने के बावजूद एक भी दम पिशाच नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हैरी ने कहा और अपनी आंखें बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के चेहरे से हटाकर हाई स्ट्रीट पर घुमाई। हाँ, यह अजीब है। उसे दम पिशाच के हॉग्समीड में न होने पर जरा भी अफसोस नहीं था, लेकिन उसने अचानक सोचा कि उनका न होना बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने न सिर्फ प्राणभक्षियों को फरार होने दिया, बल्कि वे उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अब सचमुच मंत्रालय के नियंत्रण से बाहर थे। हैरी और चो ने देखा कि 10 प्राणभक्षियों की तस्वीरें हर दुकान की विंडो में लगी हुई थी। जब वे स्क्रीवन शेफ्ट की दुकान के पास गुजरे तो बारिश होने लगी। ठंडे पानी की भारी बूंदें हैरी के चेहरे और गर्दन से टकराने लगी। जब बारिश थोड़ी तेज होने लगी तो चो ने पूछा, कॉफी पीना पसंद करोगे?
हाँ ठीक है। हैरी ने चारों तरफ देखा। कहाँ? ओह, यहाँ पर पास में ही एक बहुत अच्छी जगह है। तुम कभी मैडम पैटी फूड की दुकान में गए हो? उसने उत्साह से पूछा और उसे एक बगल वाली सड़क पर ले गई। वहां पर एक छोटी टी शॉप थी जिसे हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक संकरी धुंध भरी छोटी जगह थी जहां पर हर चीज झालर या डोरियों से सजी थी। हैरी को अम्बरीश के ऑफिस की कड़वी याद आ गई। चो ने चहकते हुए पूछा, अच्छी है ना? और हाँ, हैरी ने झूठ बोल दिया। देखो, उन्होंने इसे वैलेंटाइन डे के लिए खास तौर पर सजाया है। चो ने बहुत से सुनहरे देवदूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो हर छोटी गोलाकार टेबल के ऊपर मंडरा रहे थे और नीचे बैठे लोगों पर थोड़ी थोड़ी देर में गुलाबी कागज फेंक रहे थे। आह! वे आखिरी खाली बची टेबल पर बैठ गए, जो धुंध भरी खिड़की के पास थी। चीलघाट की क्विडिच टीम का कप्तान रॉजर डेविस सुनहरे बालों वाली एक सुंदर लड़की के साथ 1.5 फुट दूर बैठा था। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। इससे हैरी परेशान हो गया। टी शॉप में चारों तरफ सिर्फ जोड़े ही बैठे थे जो एक दूसरे का हाथ थामे थे। शायद जो उम्मीद कर रही होगी कि वह भी उसका हाथ थाम ले। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मैडम पेटीफूट ने पूछा। वे काफी मोटी थी, इसलिए उन्हें उनकी और रॉजर डेविस की टेबल के बीच से निकलने में थोड़ी मुश्किल आई। चो ने कहा, 2 कॉफी। जब तक कॉफी आई तब तक रॉजर डेविस और उसकी गर्लफ्रेंड शक्कर के कटोरे के ऊपर एक दूसरे को चूमने लगे। हैरी सोच रहा था कि काश वे ऐसा ना करें। उसे महसूस हुआ कि डेविस एक मिसाल पेश कर रहा था और चो भी उससे ऐसा ही करने की उम्मीद करेगी। उसे अपना चेहरा गर्म लगने लगा। उसने खिड़की से बाहर घूरने की कोशिश की, लेकिन वहां पर इतनी धुंध थी कि बाहर की सड़क नहीं दिख रही थी। चो की तरफ देखने के पल को टालने के लिए उसने छत की तरफ देखा, जैसे उसके पेंट की जांच कर रहा हो। ऊपर मंडरा रहे देवदूतों ने उसके चेहरे पर मुट्ठी भर गुलाबी कागज फेंक दिए। इसी तरह कुछ मिनट गुजर गए। फिर चो ने अमृत का जिक्र छेड़ दिया। हैरी राहत के साथ इस विषय पर बातें करने लगा। दोनों ने उन्हें बुरा भला कहा, जिसमें कई सुखद मिनट गुजर गए। बहरहाल डीए मीटिंगों के दौरान इस विषय पर इतनी ज्यादा बातचीत हो चुकी थी कि यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। एक बार फिर खामोशी छा गई। हैरी को पास वाली टेबल से चूमा चाटी की आवाजें आ रही थी। उसने कुछ कहने के लिए चारों तरफ विषय की तलाश की। और सुनो, क्या तुम मेरे साथ लंच के समय 3 ब्रूमस्टिक चलोगी? मैं वहां हरमाइनी ग्रेंजर से मिलने जा रहा हूँ। चो ने अपनी भौहें उठाई। तुम हरमाइनी ग्रेंजर से मिलने जाओगे? आज? हाँ, देखो, उसने मुझसे मिलने को कहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे मिल ही लूं। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? वैसे उसने कहा था कि अगर तुम नहीं भी आओगी तो भी चलेगा। ओह, देखो, यह तो उसने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन चो की आवाज से ऐसा लगा जैसे उसे यह बहुत अच्छा नहीं लगा था। इसके विपरीत उसका बोलने का अंदाज ठंडा था और अचानक उसका चेहरा थोड़ा सख्त दिखने लगा। कुछ मिनट खामोशी से गुजर गए। हैरी ने अपनी कॉफी इतनी तेजी से खत्म की कि उसे जल्दी ही एक और कप की जरूरत पड़ गई। उनके पास बैठे रॉजर डेविस और उसकी गर्लफ्रेंड के होंठ तो जैसे चिपक ही गए थे। चो का हाथ उसकी कॉफी के पास टेबल पर रखा हुआ था। हैरी उसे पकड़ने का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा, यह काम कर दो। दहशत और रोमांच की मिलीजुली भावनाओं का सोता उसके सीने में बहने लगा। उसने सोचा, बस हाथ बढ़ाओ और उसका हाथ पकड़ लो। आश्चर्यजनक बात यह थी कि अपने हाथ को 12 इंच बढ़ाकर चो का हाथ छूना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसके बजाय तो हवा में तेजी से उड़ती सुनहरी गेंद को पकड़ना आसान था। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया ही था कि चो ने अपना हाथ टेबल के नीचे कर लिया। अब वो रॉजर डेविस और उसकी गर्लफ्रेंड के चुंबन को दिलचस्पी से देख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, 2 सप्ताह पहले रॉजर ने मुझसे साथ आने के लिए कहा था। मैंने उसे मना कर दिया था। हैरी ने टेबल के पार हाथ बढ़ाने के बहाने को छिपाने के लिए शक्कर के कटोरे को पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे ये बात क्यों बता रही है। अगर वह चाहती थी कि वह पास वाली टेबल पर बैठी होती और रॉजर डेविस उसे जी भरकर चूमता, तो फिर वह उसके साथ आने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई थी। हैरी कुछ नहीं बोला। देवदूत ने उनके ऊपर एक बार फिर मुट्ठी भर गुलाबी कागज फेंके। कुछ कागज तो उसकी बची हुई ठंडी कॉफी में गिरे, जिसे हैरी पीने ही वाला था। चो ने कहा, मैं पिछले साल सेड्रिक के साथ यहाँ आई थी।
उसकी बात जिस पल हैरी को समझ में आई, उसका दिल बर्फ जितना ठंडा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस समय सेड्रिक के बारे में बात करना चाहती थी, जबकि उनके आसपास चूमते जोड़े थे और उनके सिर के ऊपर एक देवदूत तैर रहा था। जब जो दोबारा बोली तो उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी। मैं तुमसे बहुत समय से एक बात पूछना चाहती थी। क्या सेड्रिक ने क्या उसने मरने से पहले मेरा जिक्र किया था? यह दुनिया में आखिरी विषय था जिस पर हैरी बातचीत करना चाहता था। जो के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। देखो नहीं, उसने धीरे से कहा। देखो, उसके पास कुछ कहने का समय ही नहीं था। अच्छा, तो क्या तुमने छुट्टियों में क्विडिच देखा? तुम तो टॉर्नेडोज की समर्थक हो, है ना? उसकी आवाज नकली उत्साह भरी थी। वह दहशत में आ गया था जब उसने देखा कि चो की आंखों में दोबारा आंसू तैर रहे थे, जिस तरह क्रिसमस के पहले की आखिरी डीए मीटिंग के दौरान तैरे थे। देखो, हैरी ने हताशा से कहा और झुककर इतना करीब आ गया ताकि कोई दूसरा उनकी बात न सुन पाए। हम इस वक्त सेड्रिक की बात नहीं करते हैं, हम किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन जाहिर है उसने गलत बात कह दी थी। मुझे लगा था, चो ने कहा और उसके आंसू टेबल पर फैलने लगे। मुझे लगा था कि तुम समझ जाओगे। मुझे इस बारे में बात करने की जरूरत है। निश्चित रूप से तुम्हें भी इस बारे में बात करने की जरूरत है। मेरा मतलब है, तुमने इसे होते देखा था, है ना? हर चीज किसी बुरे सपने की तरह गलत हो रही थी। रॉजर डेविस की गर्लफ्रेंड ने अपने होंठ छुड़ा लिए थे और रोती हुई चो को मुड़कर देख रही थी। हैरी फुसफुसा कर बोला, देखो, मैं इस बारे में रॉन और हर्माइनी से बात कर चुका हूँ, लेकिन ओह, तुम हरमाइनी ग्रेंजर से तो जरूर बात करोगे, चो ने तीखी आवाज में कहा। उसका चेहरा अब आंसुओं से चमक रहा था। उसकी आवाज सुनकर कई और चूमने वाले जोड़े अलग अलग होकर घूमने लगे। लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करोगे। शायद सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम बिल चुका दें और तुम जाकर हरमाइनी ग्रेंजर से मिल लो, जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो। हैरी हैरानी से उसे घूरता रहा जब उसने झालर वाला नैपकिन निकालकर अपना चेहरा पोंछा। चो, उसने धीरे से कहा और सोचा कि काश रॉजर अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर एक बार फिर चूमने लगे ताकि वो उसकी और चो की तरफ न देख पाए। अच्छा छोड़ो, उसने कहा और अब वो नैपकिन में रोने लगी थी। जब तुम्हें मेरे बाद दूसरी लड़कियों से मिलना था तो फिर तुम मुझसे मिलने आए ही क्यों? हरमाइनी के बाद तुम और कितनी लड़कियों से मिलने वाले हो? यह बात नहीं है, हैरी ने कहा और आखिर यह समझकर उसे राहत का एहसास हुआ कि वो किस बात से चिढ़ गई थी। वह हंस दिया। एक पल बाद ही उसे समझ में आ गया कि यह भी एक गलती थी। चो उछल कर खड़ी हो गई। पूरा टी रूम खामोश था और सभी लोग अब उन्हें देख रहे थे। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, हैरी, चो ने नाटकीय अंदाज में कहा। फिर वह हिचकियां लेती हुई दरवाजे की तरफ भागी और उसे झटके से खोलकर तेज बारिश में चली गई। चो, हैरी ने आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा झूलकर बंद हो चुका था। टी शॉप में पूरी खामोशी थी। सबकी निगाह हैरी पर टिकी थी। उसने टेबल पर एक गैलियन फेंका, गुलाबी कागजों को अपने बालों से हटाया और चो के पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकल गया। अब बारिश तेज हो चुकी थी और चो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हैरी समझ नहीं पाया कि गड़बड़ कहाँ हुई थी। आधा घंटा पहले तो दोनों की पटरी अच्छी जम रही थी। लड़कियां, वो गुस्से से बुदबुदाया और जेब में हाथ डालकर बारिश में डूबी सड़क पर छप छप करके चलने लगा। आखिर वह सेड्रिक के बारे में बात क्यों करना चाहती थी? वो हमेशा ऐसा विषय क्यों खोजना चाहती है जिससे वह नल की तरह आंसू बहा सके? वह दाईं तरफ मुड़ा और छप छप करके भागने लगा। कुछ ही मिनटों में वह थ्री ब्रूम स्टिक के दरवाजे पर पहुंच गया। वह जानता था कि हरमाइनी इतनी जल्दी नहीं आई होगी, लेकिन उसने सोचा कि वहां कोई तो मिलेगा जिसके साथ वह बीच का समय काट लेगा। उसने अपनी आंखों के सामने से गीले बाल हटाकर चारों तरफ देखा। हैग्रिड एक कोने में अकेला और उदास बैठा था। हाय हैग्रिड, हैरी ने कहा और भरी हुई टेबलों के बीच से होता हुआ उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। हैग्रिड उछल पड़ा। उसने हैरी की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे मुश्किल से पहचान पा रहा हो। हैरी ने देखा कि उसके चेहरे पर 2 ताजे घाव और कई नई चोटें थीं। ओह, तुम हो हैरी, हैग्रिड ने कहा। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, हैरी ने झूठ बोल दिया। हैग्रिड इतना उदास दिख रहा था कि हैरी अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताना चाहता था। फिर उसने पूछा, और तुम ठीक हो? हम, हैग्रिड ने कहा,
ओ हाँ, हम बहुत बढ़िया है हैरी, बहुत बढ़िया। उसने अपने बाल्टी जितने बड़े ग्लास की गहराइयों में देखा और आ भरी। हैरी नहीं जानता था कि वो उससे क्या कहे। वे एक पल के लिए चुपचाप बैठे रहे। फिर हैग्रिड ने अचानक कहा, हम और तुम एक ही नाव में सवार है ना हैरी? और हैरी ने कहा, हाँ, हमने बात पहले भी कही है, हम दोनों ही बाहरी लोग हैं। हैग्रिड ने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा, और दोनों ही अनाथ हैं। हाँ, दोनों ही अनाथ हैं। उसने अपने गिलास से एक बड़ा घूंट लिया। अच्छा परिवार होने से बहुत फर्क पड़ता है, उसने कहा। हमारे डैडी अच्छे थे और तुम्हारे मम्मी डैडी भी अच्छे थे। अगर वे जिंदा होते तो हमारी जिंदगी अलग होती है ना? हाँ, ऐसा ही लगता है, हैरी ने सावधानी से कहा। हैग्रिड बड़े ही अजीब मूड में दिख रहा था। परिवार, हैग्रिड ने उदासी से कहा, चाहे तुम जो भी कहो, खून महत्वपूर्ण होता है। और उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिया। हैरी के मुंह से आखिरकार निकल गया, हैग्रिड तुम्हें ये चोटें कैसी लगी? अह, हैग्रिड ने हैरान होते हुए कहा, कौन सी चोटें? ये सब, हैरी ने हैग्रिड के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैग्रिड ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, ओह, यह तो सामान्य चोटें और घाव है हैरी, हमारा काम इसी तरह का है। उसने अपना गिलास खाली करके टेबल पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। हम तुमसे मिलते हैं हैरी, अपना ध्यान रखना। वो दुखी दिखता हुआ शराब खाने से बाहर निकल गया और तेज बारिश में ओझल हो गया। उसे जाते देखकर हैरी दुखी हो गया। हैग्रिड दुखी था और वह कोई चीज छिपा रहा था, लेकिन उसने मदद न लेने का संकल्प कर लिया था। क्या हो रहा था? लेकिन इससे पहले कि हैरी इस बारे में आगे कुछ सोच पाए, उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। हैरी, हैरी, यहाँ आ जाओ। हरमाइनी दूर बैठकर उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। वो उठकर खड़ा हुआ और भीड़ भरे शराब खाने में उसकी तरफ बढ़ा। थोड़े करीब पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि हरमाइनी अकेली नहीं थी। टेबल पर उसके पास दो और लोग बैठे थे। हरमाइनी के इन लोगों के साथ शराब पीने के लिए बैठने की सबसे कम संभावना थी। उनमें से एक थी लूना लववुड और दूसरी थी रीटा स्कीटर, जो दैनिक जादूगर की पूर्व पत्रकार थी और हरमाइनी को बहुत नापसंद थी। तुम काफी जल्दी आ गए, हरमाइनी ने कहा और थोड़ा सरकते हुए उसे बैठने की जगह दी। मुझे लगा था कि तुम चो के साथ रहोगे। मुझे कम से कम 1 घंटे तक तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। चो, रीटा ने तत्काल अपनी सीट से मुड़ते हुए कहा और हैरी को दिलचस्पी से देखा। लड़की, उसने मगरमच्छ की खाल वाला हैंडबैग उठाया और उसमें कुछ टटोलने लगी। अगर हैरी 100 लड़कियों के साथ भी रहे तो भी तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हरमाइनी ने रीटा से ठंडेपन से कहा। इसलिए तुम इस समय उसे अंदर ही रहने दो। रीटा अपने बैग से हरी कलम बाहर निकालने ही वाली थी। यह सुनकर उसने झटके से अपना बैग बंद कर दिया। उसने इतना बुरा सा मुंह बनाया जैसे उसे जबरदस्ती दुर्गंध रव पिला दिया गया हो। तुम लोग क्या कर रही हो? हैरी ने बैठते हुए हरमाइनी, रीटा और लूना से पूछा। रीटा ने अपने ड्रिंक का एक बड़ा घूंट लेते हुए कहा, जब तुम आए थे तो मिस आदर्श मुझे तुम्हारे बारे में बता रही थी। मुझे लगता है कि मुझे इससे बात करने की इजाजत तो है ना? उसने हरमाइनी से पूछा। हाँ, हरमाइनी ने ठंडेपन से कहा। बेरोजगारी रीटा को रास नहीं आई थी। जो बाल बड़े बड़े घूंघर में रहा करते थे अब बिखरे हुए और सीधे थे और उसके चेहरे के चारों तरफ लटके हुए थे। उसके 2 इंच लंबे नाखूनों पर लगा लाल पेंट उखड़ चुका था और उसके पंखदार चश्मे से 2 नकली रत्न गायब थे। अपने ड्रिंक का एक और बड़ा घूंट लेकर वो अपने मुंह के कोने से बोली, जो सुंदर है ना हैरी? हैरी के प्रेम प्रसंगों के बारे में एक शब्द भी कहा तो हमारा समझौता खत्म हो जाएगा, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। कौन सा समझौता? रीटा ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछते हुए कहा। तुमने अभी तक किसी समझौते का जिक्र नहीं किया है मिस आदर्श। तुमने तो बस मुझे यहाँ बुलाया था। ओह, एक न एक दिन, उसने एक गहरी कांपती हुई सांस खींची। हाँ हाँ, एक न एक दिन तुम हैरी और मेरे बारे में बहुत ही भयंकर खबरें लिखोगी, हरमाइनी ने उदासीनता से कहा। किसे परवाह है, जिसे हो उसे खोज लो। उन्होंने इस साल मेरी मदद के बिना ही हैरी के बारे में काफी भयंकर खबरें लिख डाली हैं, रीटा ने कहा और अपने ग्लास के ऊपर से उसकी तरफ कनखियों से देखा। फिर उसने फुसफुसाकर आगे कहा, इससे तुम्हें कैसा लगा हैरी? उलझन हुई, परेशानी हुई, गलत समझे जाने का एहसास हुआ?
हरमाइनी ने कठोर और स्पष्ट आवाज में कहा। वह नाराज है क्योंकि उसने जादू मंत्री को सच्ची बात बताई, लेकिन जादू मंत्री इतने मूर्ख हैं कि उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तो तुम दरअसल इसी बात पर अड़े हुए हो कि तुम जानते हो कौन लौट आया है। रीटा ने अपनी गिलास नीचे रखते हुए हैरी पर पैनी निगाह डाली, जबकि उसकी उंगली हसरत से मगरमच्छ की खाल वाले बैग के बटन पर जम गई। तुम उस बकवास पर अब बियर्ड हो जो डम्बलडोर तुम जानते हो कौन के लौटने के बारे में सबको बता रहे हैं, जिसे सिर्फ तुमने देखा था। सिर्फ मैंने ही नहीं देखा था, हैरी गुर्राया। वहां पर 1 दर्जन प्राण पक्षी थे। उनके नाम जानना चाहती हो? मुझे अच्छा लगेगा, रीटा ने कहा, जो एक बार फिर अपने बैग में कुछ टटोल रही थी और उसकी तरफ ऐसे निहार रही थी जैसे उसने आज तक उससे सुंदर चीज न देखी हो। एक बड़ी हेडलाइन, पॉटर का आरोप, एक सब हेडिंग, हैरी पॉटर के अनुसार प्राणभक्षी अब भी हमारे बीच है, और फिर तुम्हारे बड़े फोटो के नीचे तुम जानते हो कौन के हमले से बचने वाले 15 वर्षीय किशोर हैरी पॉटर ने कल जादू समुदाय के प्रतिष्ठित और शीर्ष सदस्यों पर प्राणभक्षियों ने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। तीव्र कथन कलम उसके हाथ में थी और उसकी मुंह से आधी दूर थी। तभी उसका खुश चेहरा मुरझा गया। उसने अपनी कलम नीचे करके हरमाइनी की तरफ कहर ढाती हुई नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन जाहिर है मिस आदर्श मुझे वह लेख नहीं लिखने देना चाहेंगी, है ना? हरमाइनी ने मीठे अंदाज में कहा। सच तो यह है कि मिस आदर्श यही चाहती है। रीटा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। हैरी ने भी ऐसा ही किया। दूसरी तरफ लूना ने अपनी सांस के नीचे सपनीले अंदाज में वीजली हमारा राजा है गाया और अपने ड्रिंक को डंडी पर लगे कॉकटेल ओनियन से हिलाया। रीटा ने हरमाइनी से धीमी आवाज में पूछा, तुम चाहती हो कि वह तुम जानते हो कौन के बारे में जो कहता है मैं उस पर लेख लिखूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, हरमाइनी ने कहा। सच्ची कहानी, सभी तथ्य, वही जो हैरी बताता है। वह तुम्हें सारी बात बताएगा। वो तुम्हें उन प्राण पक्षियों के नाम बता देगा जिन्हें उसने वहां देखा था। वह तुम्हें बता देगा कि वोल्डेमॉर्ट अब कैसा दिखता है। खुद को संभालो, उसने हिकारत से कहा और नैपकिन को टेबल के पार उछाल दिया, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के नाम पर रीटा इतनी बुरी तरह उछली थी कि उसकी फायर विस्की का आधा गिलास उसके कपड़ों पर छलक गया था। रीटा ने अपने गंदे रेनकोट का सामने वाला हिस्सा पोंछा। वह अब भी हरमाइनी को घूर रही थी। फिर उसने कहा, दैनिक जादूगर इसे नहीं छापेगा। शायद तुमने इस तरफ ध्यान न दिया हो, लेकिन कोई भी उसकी इस हवाई कहानी पर यकीन नहीं करता है। सभी मानते हैं कि वो पागलपन भरी बात करता है। अब अगर तुम मुझे अपने तरीके से ये लेख लिखने की इजाजत दो, हरमाइनी ने गुस्से से कहा, हम यह बताने वाला लेख नहीं चाहेंगे कि हैरी का दिमाग किस तरह चल गया है। तुम्हारी मेहरबानी से ऐसे लेख पहले ही बहुत बार छप चुके हैं। मैं उसे सच्चाई बताने का मौका देना चाहती हूँ, रीटा ने ठंडेपन से कहा। उस तरह की खबर का कोई बाजार नहीं है, हरमाइनी चिढ़कर बोली। तुम्हारा मतलब है कि दैनिक जादूगर इसे इसलिए नहीं छापेगा क्योंकि फज नहीं छापने देंगे? रीटा ने हरमाइनी को काफी देर तक घूरा। फिर उसकी तरफ झुकते हुए उसने व्यवहारिक अंदाज में कहा, फज दैनिक जादूगर पर नियंत्रण तो कर रहे हैं, लेकिन बात वही है, वे ऐसी कोई खबर नहीं छपने देंगे जो हैरी को अच्छी रोशनी में दिखाए। कोई भी इस तरह की खबर नहीं पढ़ना चाहता है। यह सार्वजनिक छवि के खिलाफ है। अज़्काबान से कैदियों के भागने से जादूगर पहले ही काफी चिंतित हैं। लोग तो यह यकीन ही नहीं करना चाहते हैं कि तुम जानते हो कौन लौट आया है, हरमाइनी ने पैने स्वर में कहा। तो दैनिक जादूगर लोगों को वह बताता है जो वो सुनना चाहते हैं, है ना? रीटा दोबारा खड़ी हो गई। उसने अपनी भुहें ऊपर उठाई और फायर विस्की का गिलास खाली कर दिया। उसने ठंडेपन से कहा, मूर्ख लड़की, दैनिक जादूगर बिक्री के लिए चलता है। मेरे डैडी सोचते हैं कि ये बहुत भयंकर अखबार है, लूना ने अप्रत्याशित ढंग से बहस में कूदते हुए कहा। अपने कॉकटेल ओनियन को चूसते हुए वह अपनी बड़ी बड़ी बाहर निकलती आंखों से रीटा को निहारती रही। वे महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित करते हैं जो उनके हिसाब से जनता को पता होनी चाहिए। उन्हें पैसे कमाने की परवाह नहीं है। रीटा ने लूना की तरफ हिकारत से देखा। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे डैडी किसी छोटे गांव का साप्ताहिक अखबार निकालते होंगे। शायद मगलुओं के साथ मधुर संबंध बनाने के 25 तरीके जैसे लेख छापते होंगे और लाओ तथा उड़ो सेल की अगली तारीखें छापते होंगे। नहीं, लूना ने कहा और अपने ओनियन को जिली वाटर में दोबारा डुबाते हुए कहा, वे द क्विम्बलर के संपादक है। रीटा इतनी जमकर हंसी कि पास वाली टेबल के लोग दहशत में उधर देखने लगे। उसने व्यंग से कहा,
महत्वपूर्ण खबरें जो जनता को पता होनी चाहिए। मैं उस चीतरे के पन्ने से अपने बगीचे में खाद डाल सकती हूँ। हरमाइनी ने खुशनुमा अंदाज में कहा। देखो, तुम इसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हो, है ना? लूना कहती है कि उसके डैडी को हैरी का इंटरव्यू छापने में बहुत खुशी होगी। वे ही इसे प्रकाशित करेंगे। रीटा ने उन दोनों को एक पल के लिए घूरा और फिर जमकर हंसने लगी। द क्विबलर! उसने खिलखिलाते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि अगर उसका इंटरव्यू द क्विबलर में छपेगा तो लोग उसकी बात को गंभीरता से ले लेंगे? कुछ लोग तो नहीं लेंगे, हरमाइनी ने असामान्य आवाज में कहा। लेकिन अज़्काबान के कैदियों से फरार होने की जो कहानी दैनिक जादूगर ने बताई है, उसमें कई सुराग है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बात पर हैरान हो रहे होंगे कि जो हुआ है उसका कोई बेहतर स्पष्टीकरण क्यों नहीं है। अगर कोई वैकल्पिक खबर उपलब्ध होगी, भले ही यह एक, उसने लूना की तरफ कनखियों से देखा, एक असामान्य पत्रिका में छपे, तो वे लोग उसे पढ़ना चाहेंगे। रीटा कुछ समय तक कुछ नहीं बोली, बल्कि एक तरफ सिर झुकाकर हरमाइनी को तौलती रही। वह अचानक बोली, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैं ये काम कर दूंगी। मुझे कितनी फीस मिलेगी? लूना सपनीले अंदाज में बोली। मुझे नहीं लगता कि डैडी अपनी पत्रिका में लिखने वालों को पैसे देते हैं। लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सम्मान की बात है और जाहिर है वे अपना नाम छपा हुआ देखना चाहते हैं। रीटा स्कीटर को देखकर ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में कसैला दुर्गंध रब भरा हो। वह हरमाइनी की तरफ मुड़ी। मैं ये काम मुफ्त में करूंगी? हाँ, हरमाइनी ने शांति से घूंट लेते हुए कहा। वरना तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं अधिकारियों को बता दूंगी कि तुम गैर कानूनी इच्छाधारी नर पशु हो। जाहिर है दैनिक जादूगर तुम्हें अज़्काबान के अनुभवों के बारे में लिखने के लिए काफी पैसे देगा। रीटा को देखकर ऐसा लगा जैसे वह हरमाइनी के ड्रिंक से बाहर निकलते पेपर अम्ब्रेला को पकड़कर उसकी नाक में घुसाना चाहती हो। रीटा ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई विकल्प है ना? उसने एक बार फिर मगरमच्छ की खाल वाला बैग खोला, उसमें से एक चंपत्र बाहर निकाला और अपनी तीव्र कथन कलम उठाई। लूना उत्साह से बोली, डैडी खुश होंगे। रीटा के जबड़े में एक मांसपेशी हिलने लगी। हरमाइनी ने हैरी की तरफ मुड़ते हुए कहा, अच्छा हैरी, जनता को सच्चाई बताने के लिए तैयार हो? हाँ, रीटा को तीव्र कथन कलम तैयार करते हुए देखकर हैरी बोला। हरमाइनी ने अपने गिलास के नीचे से एक चेरी निकालते हुए धीरे से कहा, तो रीटा, अब शुरू हो जाओ।